हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोज लाइफ। होप आप सभी अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम कुछ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चंस हैं जो डिस्कस करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, नॉर्सेट में बहुत बार आए हुए हैं और बाकी के सेंटर लेवल एग्जाम्स में भी आए हुए हैं। व्हाट इज़ अनदर नेम ऑफ रूबेला? ऑप्शन ए रूबियोला, ऑप्शन बी जर्मन मीजल्स, ऑप्शन सी पर्ट्यूसिस, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी जर्मन मीजल्स। तो रूबेला को जर्मन मीजल्स भी बोलते हैं क्योंकि इसमें जो रैशेज होते हैं ना वो मीजल्स में भी रैशेज वैसे ही होते हैं, तो इसलिए इसको जर्मन मीजल्स बोल दिया जाता है। ठीक है, सो आंसर बी इज द करेक्ट। रूबेला जर्मन मीजल्स, मीजल्स को रूबियोला बोल देते हैं और मम्स को रूबुला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेजेस रैशेस अकर इन मीजल्स? कौन सी स्टेज में रैशेज स्टार्ट हो जाते हैं मीजल्स में? मीजल्स की स्टेजेस होती है उसके सिम्टम्स में, सिम्टम्स की, तो कौन सी स्टेजेस में रैशेज स्टार्ट हो जाते हैं? ऑप्शन ए प्रोड्रोमल स्टेज, ऑप्शन बी इरप्टिव स्टेज, ऑप्शन सी पोस्ट मीजल स्टेज एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी इरप्टिव स्टेज। सो स्टेजेस के बारे में पहले आपको बताते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मीजल्स जो है ना वो पैरामिक्सो वायरस से होता है। ठीक है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 14 डेज। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि जब पहला सिम्टम्स अपीयर होता है, इन्फेक्शन होने से फर्स्ट सिम्टम के अपीयर होने तक के टाइम को हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं और मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 14 डेज का। ठीक है, तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं ना उसके 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट प्रोड्रोमल फेज, सेकंड इरप्टिव, थर्ड पोस्ट ड्रोमल फेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोड्रोमल फेज क्या होता है? प्रोड्रोमल फेज में ना जैसे फीवर, फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं। फीवर हो गया, कफ हो गया, कंजक्टाइवा हो जाता है आईज में। ठीक है, रनी नोज होता है, मैलेज होते हैं। ठीक है, फिर आता है इरप्टिव स्टेज। प्रोड्रोमल स्टेज 3 डेज का ही होता है। ठीक है, फिर आता है इरप्टिव स्टेज। इरप्टिव स्टेज में क्या होता है? ओके, प्रोड्रोमल स्टेज में एक और साइन होता है कॉप्लिक साइन, कॉप्लिक स्पॉट्स। ठीक है, जो बक्कल कैविटी में मिलते हैं वो देखने को मिलते हैं प्रोड्रोमल फेज में। ठीक है, फिर आता है इरप्टिव फेज। इरप्टिव फेज में हमारे मैक्युलोपैपुलर रैश जो है ना वो अपीयर होते हैं बॉडी में। स्टार्ट होते हैं फेस फोरहेड से और वो बिलो द बॉडी जाते हैं। ठीक है, फेस से स्टार्ट होके फिर ट्रंक, फिर लेग्स, ऐसे डाउनवर्ड उनकी ग्रोथ होती है मैक्युलोपैपुलर रैश की। ठीक है, तो क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि रैश कब अपीयर होता है? ये होता है इरप्टिव स्टेज में। ठीक है, इरप्टिव स्टेज 4 to 7th डे तक चलती है। फिर उसके बाद आती है पोस्ट मीजल स्टेज, यानी कि ये रिकवरी का होता है। इस टाइम क्या होता है, फीवर भी रिकवर करने लग जाता है और रैशेस भी रिकवर होने लग जाते हैं, लेकिन पेशेंट है ना उसको थोड़ा फटीग रहता है। ठीक है, तो अभी आते हैं कॉम्प्लिकेशंस पे। मीजल्स की क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस है? देखो, यंग चिल्ड्रन में मीजल्स ईयर इन्फेक्शन हो जाती है अगर ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो, ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, और ब्रोंकाइटिस भी करता है। इसकी सीवियर कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। सीवियर कॉम्प्लिकेशंस में आता है न्यूमोनिया। ठीक है, और एक इसकी रेयर कॉम्प्लिकेशन है SSPE, सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पैनकेफलाइटिस। ठीक है, और कईयों में ये परमानेंट हियरिंग लॉस भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये थी इसकी कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, तो हमने पूरा ही टॉपिक डिस्कस कर लिया मीजल्स का। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इरप्टिव स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the most common complication of a measles in young children? Option A otitis media, option B pancreatitis, option C pharyngitis, option D rheumatoid arthritis. So हमने पहले डिस्कस कर लिया, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, otitis media is a most common complication of measles in young children. Next question, which disease is characterized by lymphadenopathy? तो किस डिजीज में lymphadenopathy होती है? ऑप्शन ए मीजल्स, ऑप्शन बी मम्स, ऑप्शन सी रूबेला, ऑप्शन डी चिकन पॉक्स। सो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी रूबेला। ठीक है, रूबेला में क्या होता है? रूबेला में फीवर आते हैं, रैशेज आते हैं और लिम्फेडेनोपैथी होती है। लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग होती है बिहाइंड द ईयर एंड नेक। ठीक है, नेक वाली और ईयर वाली लिम्फ नोड्स स्वेल कर जाती हैं। किसमें? रूबेला में। ठीक है, जबकि मम्स में क्या होता है? स्वेलिंग ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो रूबेला अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को हो जाए तो बेबी में कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। अगर तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेग्नेंट लेडी एक्सपोज हो रही है रूबेला को, तो उस टाइम पे मिस्ड अबॉर्शन और स्टिल बर्थ के चांसेस बढ़ जाते हैं, मिसकैरेजेस ही हो जाते हैं।
ठीक है, लेकिन अगर जेस्टेशन में कंटिन्यू हो तो स्टिल बर्थ भी हो सकते हैं। अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में कोई होती है ऐसी इन्फेक्शन, रुबेला वाली इन्फेक्शन होती है, तो उस टाइम पे रुबेला, कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम बच्चे में देखने को मिलता है। तो इसी वजह से रुबेला की जो वैक्सीन है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में रुबेला की वैक्सीन नहीं दी जाती, प्रेगनेंसी में कोई भी लाइव वैक्सीन नहीं दी जाती। ठीक है, और अगर वैक्सीनेट, कोई भी लेडी वैक्सीनेट हो रही है रुबेला से, ठीक है, एमएमआर लग रहा है उनको, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 1 और 2 मंथ तक वो कॉन्ट्रासेप्शन यूज करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंजेनिटल एनोमली इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्लासिकल ट्रायड ऑफ द कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम। ठीक है, तो कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम तो हमने बोल दिया कि ये सेकंड ट्राइमेस्टर में बच्चे को होता है, लेकिन अभी इसके क्या सिम्टम्स है, इसमें होता क्या है। ठीक है, तो इसका एक ट्रायड होता है। अभी इस क्वेश्चन में पूछा कि कौन सा जो सिम्टम है वो ट्रायड में नहीं आता। ऑप्शन ए इसोफेजियल अट्रेजिया, ऑप्शन बी कार्डियक डिफेक्ट, ऑप्शन सी कैटरेक्ट, ऑप्शन डी डेफनेस। ठीक है, तो ट्रायड में क्या होता है, कार्डियक डिफेक्ट, डेफनेस और कैटरेक्ट। कार्डियक प्रॉब्लम क्या आती है, मोस्टली पीडीए, पेटर्न डक्टस आर्ट्रियोसिस। ठीक है, तो पीडीए होता है, डेफनेस और कैटरेक्ट, ये ट्रायड होता है जो कि कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसोफेजियल अट्रेजिया नहीं होता। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, then next question, what is the recommended level of the fluoride in the drinking water? Option A 0.5 to 0.8 mg per liter, option B 0.8 to 1.2 mg per liter, option C 0.1 to 0.5 mg per liter, and option D 1.2 to 2.5 mg per liter. So correct answer is option A 0.5 to 0.8 mg per liter. ठीक है, तो ये होती है फ्लोराइड की नॉर्मल वैल्यू ड्रिंकिंग वाटर में जो कि मिलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंटेक्स टेस्ट इज कंसीडर्ड पॉजिटिव व्हेन। ठीक है, तो कौन सी कंडीशन में मैंटेक्स टेस्ट को हम पॉजिटिव बोलेंगे। मैंटेक्स टेस्ट क्या होता है, ये एक ट्यूबरकुलिन टेस्ट होता है जो कि टीबी के चेक करने के लिए होता है, टीबी को डिटेक्ट करने के लिए ये एक टेस्ट होता है। हालांकि कंफर्मेटरी नहीं होता, लेकिन ये भी एक टेस्ट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इंटरडर्मली हम पीपीडी को इंजेक्ट करते हैं 0.1 ml। ठीक है, उसको इंजेक्ट करते हैं और उसका जो रिजल्ट आएगा उसके बेस पे हम डायग्नोस करते हैं कि पेशेंट टीबी है या नहीं है उसको। सो ऑप्शन ए डायमीटर ऑफ द इंड्यूरेशन exceeds 10 mm, option B diameter of the induration and erythema more than 10 mm, option C diameter of the induration is less than 5 mm, and option D diameter of the induration is between 6 to 9 mm. so इसमें क्या होता है ना कि मैंटेक्स टेस्ट जब हम इंजेक्शन दे देते हैं तो उसके कुछ टाइम बाद जो है ना वो रिजल्ट्स देखे जाते हैं। रिजल्ट्स में क्या देखा जाता है कि अगर हम बाहर से कोई इंजेक्शन दे रहे हैं तो उसकी इंड्यूरेशन डेवलप होती है, उसके रिस्पॉन्स में जैसे थोड़ी सी रेडनेस और स्वेलिंग होती है वहां पे। ठीक है, तो ट्रांसवर्स डायमीटर हमने चेक करना होता है कि इसका कितना है। तो अगर तो 10 मिलीमीटर से अबव है दैट मीन्स टेस्ट पॉजिटिव है। ठीक है, अगर 5 से कम है दैट मीन्स टेस्ट नेगेटिव है। अगर 5 से 10 के बीच बीच में आ रहा है तो ये डाउटफुल रिजल्ट है। Okay, so correct answer is option B. Diameter of the induration and erythema more than 10 mm can be considered as a positive test of Mantoux. Okay, next question. After how much time Mantoux test results can be read? तो कितने टाइम बाद हम रिजल्ट्स देख सकते हैं, जैसे इंजेक्शन लगा दिया तो कितने टाइम बाद देखेंगे रिजल्ट कि अभी टाइम आ गया देखने का, अभी पूरा रिजल्ट आ चुका है। ऑप्शन ए 6 to 12 आवर्स, ऑप्शन बी 48 to 72 आवर्स, ऑप्शन सी 24 to 48 आवर्स, एंड ऑप्शन डी 12 to 24 आवर्स। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी 48 to 72 आवर्स के बाद जो है ना वो रिजल्ट रीड होता है उसका, फिर उसके बेसिस पे पता लगता है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, डाउटफुल है। Okay, next question, which deficiency is detected by Schilling test? Option A folic acid deficiency, option B cyanocobalamin deficiency, option C iron deficiency, option D iodine deficiency. So Schilling test होता है ना, उसमें क्या होता है, cyanocobalamin की deficiency चेक होती है, विटामिन B12 की, ये pernicious anemia में यूज होता है टेस्ट। So correct answer is option B. Next question, which of the following drug is recommended for prevention of
mother to child transmission of HIV infection? Option A tamoxifen citrate, option B indinavir, option C didanosine, option D nevirapine. So इसमें क्या है कि मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ना हो HIV इन्फेक्शन की, तो मदर को प्रेगनेंसी के दौरान कौन सा ड्रग दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर आएगा नेविरापिन। ठीक है, नेविरापिन दिया जाता है प्रेगनेंसी के दौरान ताकि मदर से बच्चे को इन्फेक्शन ना जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द ड्रग ऑफ द चॉइस फॉर स्वाइन फ्लू? तो स्वाइन फ्लू में ड्रग ऑफ द चॉइस क्या होती है? ऑप्शन ए असाइक्लोविर, ऑप्शन बी एडिफोविर, ऑप्शन सी सिडोफोविर एंड ऑप्शन डी ओसेल्टामिविर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ओसेल्टामिविर। Okay, next, which of the following is universally accepted indicator for a health status? ठीक है, तो मतलब हेल्थ स्टेटस, अगर किसी भी कंट्री का हेल्थ स्टेटस चेक करना हो तो उसका इंडिकेटर क्या होता है? ऑप्शन ए क्रूड डेथ रेट, ऑप्शन बी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ऑप्शन सी केस फर्टेलिटी रेट, ऑप्शन डी एडल्ट मोर्टेलिटी रेट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। वहाँ का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखा जाएगा तो हम हेल्थ स्टेटस को असेस कर सकते हैं। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? इन्फेंट का मतलब वो बच्चा जो 1 साल तक होता है, 1 साल से बड़ा नहीं होता और 28 दिनों से कम नहीं होता। अगर 28 दिनों तक का बच्चा है तो उनको बोलते हैं हम नियोनेट। ठीक है, अगर 28 से लेके 28 दिनों से ज़्यादा बड़ा है और 1 साल से कम है उसको बोलते हैं इन्फेंट। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब है कि कितने बच्चे जो हैं वो 1 साल की एज से पहले उनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो ये कम ही होना चाहिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम ही होना चाहिए, तभी वो कंट्री हम उसको बोल सकते हैं कि उसका हेल्थ स्टेटस अच्छा है। ठीक है, सो इसका क्या फॉर्मूला होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का? टोटल डेथ्स अंडर 1 ईयर ऑफ एज अपॉन टोटल लाइव बर्थ्स इनटू 1000। ठीक है, इसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स आर ट्रू अबाउट चिकन पॉक्स एक्सेप्ट ऑप्शन ए incubation period is about 15 days, option B rashes are superficial, option C centrifugal distribution of rashes, option D rashes mostly in the flexor surfaces। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर आएगा, यानी कि इसमें सभी ट्रू है लेकिन एक नहीं है, तो वो है ऑप्शन सी सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि चिकन पॉक्स में ना सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। सबसे पहले जो चिकन पॉक्स है उसको वेरिसेला जोस्टर वायरस जो है, ठीक है, वो कॉज करता है और चिकन पॉक्स ये होता है कंटेजियस। ठीक है, और इसमें क्या होता है ना कि इसमें रैशेस अपीयर होते हैं। रैशेस की कैरेक्टरिस्टिक होती है एक तो प्लियोमॉर्फिज्म। ठीक है, कि हर एक तरह का रैशेस एक टाइम पे अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्ट कॉमन रैशेस क्या होते हैं इसमें? ड्यू ड्रॉप अपीयरेंस वाले। ठीक है, ड्यू ड्रॉप अपीयरेंस जैसे पानी की बूंद होती है ना, वैसे रैशेस होते हैं, वो फिर फर्दर ब्लिस्टर बन जाते हैं। उसके बाद सेंट्रीपिटल रैशेस होते हैं। सेंट्रीपिटल यानी कि मोस्टली ना बॉडी के सेंटर में ही रहते हैं, जैसे ट्रंक वाले एरिया में ही रहते हैं। ठीक है, पेरिफेरी में कम होते हैं। लेकिन अगर हम स्मॉल पॉक्स जैसे प्रॉब्लम्स की बात करें तो उनमें होते हैं सेंट्रीफ्यूगल, के पेरिफेरी में ज़्यादा होते हैं रैशेस और ट्रंक में कम होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बोला, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैशेस ना स्मॉल पॉक्स में देखने को मिलती है, चिकन पॉक्स में नहीं। चिकन पॉक्स में सेंट्रीपिटल होती है। सेंट्रीपिटल मतलब ट्रंक में ज़्यादा रैशेस होते हैं एज कम्पेरेटिव टू पेरिफेरी। ठीक है, और इसका भी इंक्यूबेशन पीरियड है ना 14 to 15 डेज का ही होता है। ठीक है, तो बाकी सारे ऑप्शन सही है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली नॉर्सेट में पूछे हुए हैं लास्ट टू लास्ट ईयर 2021 से जितने भी नॉर्सेट है उसमें ये क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। थैंक यू।